हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेगुलर क्लास चल रही है, जिसमें हम सीटेट में आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसी तरह से इस क्लास में हम मैथ के क्वेश्चंस करते हैं। तो मैथ के क्वेश्चंस की ये आपकी चौथी क्लास है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो आज हम पेपर 1 का एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके 25 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो पहले तो आप इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो बहुत बढ़िया सेशन होगा, पूरे 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को समझेंगे डिटेल में। और ये क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में, जो कि आपका बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो उस एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि क्वेश्चंस जो है हर साल सेम रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चंस इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत हल्का सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो भी जो है इस टॉपिक्स को अगर आप समझ गए तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। तो हमारा टारगेट भी यही है कि आप जो है 30 के 30 क्वेश्चंस को करें और आपके मैथ में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, 30 में से 30 भी आए। ठीक है, कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके 25 प्लस जरूर नंबर आए मैथ में। और आसान भी है पेपर 1 में जो है अच्छे मार्क्स लाना, सीटेट में बहुत आसान है। पेपर 2 में भी बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं मैथ में, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो कक्षा 8 तक की मैथ, 10 तक की मैथ पूछी जाती है और आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने 12 तक मैथ पढ़ा होगा, तभी आप जो है विज्ञान वर्ग में जो है आए हैं, गणित वर्ग में आप पेपर दे रहे हैं मैथ का, तो आप उन क्वेश्चंस को भी इजीली कर सकते हैं। पेपर 2 भी हमने एक किया था, फिर एक क्लास लेके आऊंगा मैं, पेपर 2 डिस्कस करूंगा। तो आज हम पेपर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखें क्वेश्चन को, क्या होगा। प्राइमरी लेवल पर, यहां देखें प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। तो प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल पर शिक्षण के लिए, गणित शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी उपयुक्त नहीं है, कौन सी सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर टीचिंग। कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हम TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM सुटेबल नहीं होगा। 10 ग्राम, डाइस ब्लॉक, टेसिलेशंस या कोण मापी। तो प्राइमरी लेवल पर जो एंगल मीटर है, कोण मापी, जिसे थियोडोलाइट कहते हैं, ये सुटेबल नहीं है। इस चीज को देख लीजिए, ये है 10 ग्राम्स। 10 ग्राम यानी आकृतियों के से किसी जीव जंतु की, पेड़ पौधों की आकृति बनाना, इनको बोलते हैं 10 ग्राम। जैसे यहाँ पर जो है मछली की आकृति बनाई है, ठीक है, त्रिभुज का प्रयोग करके और आकृतियों का, आयतों का प्रयोग करके, ऐसे बर्ड की शेप बनाई है या पेड़ की, तो ये है 10 ग्राम। इन्हें हम कहते हैं 10 ग्राम। तो ये प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है और बच्चे जो है आकृतियों के बारे में, शेप्स के बारे में सीख भी जाते हैं। इसी तरह से ये डाइस ब्लॉक है। डाइस ब्लॉक जो है दशमलव पढ़ाने में, डेसिमल्स के बारे में पढ़ाने में बहुत यूज होते हैं। ठीक है, स्थानीय मान और डेसिमल्स पढ़ाने में, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में बताने में भी इनका बहुत उपयोग है। तो जो डाइस ब्लॉक है ये भी जो है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई में बहुत उपयोगी है। ठीक है, डाइस ब्लॉक बोलते हैं इनको। इसी तरह से एक डब्बा सा आपको मिला है, देखते हैं आप, किट में मिलता है, तो ये बच्चों को होगा पास में, आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी शेप होती है और बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं इन शेप्स को देख करके। उसमें ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, और आपका षटकोण है। तो इस तरह से बहुत सारी शेप्स उसमें होती हैं और इन शेप्स को बच्चे अलग अलग ढंग से अरेंज करते हैं। तो इसमें बहुत सारे शेप्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो है रबर कार्ड्स मिलते हैं। ये भी प्राइमरी लेवल पर जो है पढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, शेप्स के बारे में सिखाने में, डिजाइन के बारे में सिखाने में। और इन्हें हम टेसिलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? टेसिलेशंस। ठीक है, टेसिलेशन। ये थियोडोलाइट है। आपने देखा होगा कभी कभी सड़क पर, अगर आप देखें कहीं पर अगर सड़क बन रही होती है, तो जो सड़क पर वहां पर काम कर रहे जो इंजीनियर हैं, वो उसका जो स्लोप है, ढाल जो है, वो नापते हैं और इसको किनारे पर खड़ा करके, और इससे जो है वो ढलाव देखते हैं सड़क का। तो सड़क का जो ढलाव है
वो चेक करते हैं। और ये किससे करते हैं? कोण मापी से, थियोडोलाइट से। तो थियोडोलाइट के बारे में हम प्राथमिक स्तर पर तो नहीं पढ़ाएंगे, प्राइमरी लेवल पर तो इतना जटिल जो है ज्ञान 1 से 5 के बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये उपयोगी नहीं होगा प्राथमिक स्तर पर। ये बात आप समझ गए क्यों थियोडोलाइट उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किसी थैले में एक सफेद गेंद है, एक व्हाइट बॉल है और 3 लाल गेंद है, 3 रेड बॉल्स हैं। तो इस थैले में कितनी सफेद गेंदें और डाल दी जाएं कि सफेद गेंदों की संख्या उस थैले में कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। ठीक है, उस थैले में कुल गेंदों की संख्या का कितना हो जाए? 1/2 हो जाए। तो कितनी गेंदें हमें और डालनी होंगी ये बताना है। ठीक है, अभी एक व्हाइट बॉल है थैले में और 3 जो है वो रेड बॉल है, तो हमें व्हाइट बॉल 1/2 चाहिए, तो कितनी ऐड कर दें? अभी हमारे पास 4 बॉल हैं और जिनमें से व्हाइट बॉल है 1। बात समझना, 4 बॉल है, व्हाइट बॉल है 1। बट अगर मुझे 1/2 इसको करना है और मैं यहां पर जो है अगर 2 बॉल ऐड कर दूं, व्हाइट बॉल कितनी, 2 व्हाइट बॉल ऐड कर दूं, तो व्हाइट बॉल हो जाएंगी 3 और टोटल बॉल हो जाएंगी 6। एग्जाम्पल से ही समझे, इसमें से मान लो मैंने ये सेकंड नंबर 2 ले लिया, तो 2 को रखने पर मुझे 3/6 यानी 1/2 मिल गया। तो उसमें थैले में कुल गेंदों की संख्या का 1/2 क्या हो गया? सफेद बॉलों की संख्या हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी 2। ठीक है, तो 2 सही आंसर है। अब देखें इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आउट ऑफ द 12 व्हाइट सीट, 12 व्हाइट सीट है इक्वल साइज की, जो लविन है वो उनको पेंट करता है और 3/4 सीट को रेड पेंट कर देता है, लाल रंग से पेंट कर देता है। तो कितनी व्हाइट सीट बची? हाउ मेनी व्हाइट सीट आर लेफ्ट? कितनी व्हाइट सीट जो है वो शेष बची हैं ये बताना है। कितनी सीट्स थी? 12। और उसने रेड कितनों को कर दिया? 3/4 को कर दिया रेड, लाल कर दिया। तो 4 से इसको कैंसिल करा 3 बार और 3 और 3 क्यों ना 9, तो 9 तो अब हो गई रेड। तो व्हाइट कितनी बची होंगी? 12 में से 9 माइनस कर देंगे तो व्हाइट सीट आ जाएंगी 3। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बहुत आसान सा सवाल है, इजी क्वेश्चन है। कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिए हाँ इजी है। ठीक है, कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखें, तो इसका आंसर 3 हो गया। अब इस क्वेश्चन को करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एलसीएम करना है। 45, 85 और 105 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना तो बहुत इजी है। ठीक है, तो आप इजीली इसका एलसीएम कर सकते हैं। मैं बता देता हूं, एक तो ये हमारा स्कूल में जो तरीका था एलसीएम निकालने का, पहले उससे कर लेते हैं। देखो सिंपल तरीके से 5 से मैंने सीधा काट दिया। अब ये मत कहना कि पहले 3 से करना था। ठीक है, वो 3 से भी कट जाएगा, फिर जहां जो सुटेबल लगे पहले उससे कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना होता है फिर भी। ठीक है, तो एक तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 5 × 3 × 3 × 7 × 17 और इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है एलसीएम करने का। दूसरा आप कैसे कर सकते थे, ये 45 है, ये 85 है और ये 105 है, इन्हें अभाज्य संख्याओं में तोड़ लो तो ये हो जाएगा 3, 3 और 5। ठीक है, 9 × 5 = 45 है ना,
और 9 का 3 और 3। फिर 17 पंजे 85, 17 भी अभाज्य संख्या और 5 भी। और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 सत्ते 105 और 15 का हो जाएगा 3, 3 पंजे 15 और 7। अब इसमें जो कॉमन है वो 5 है, ठीक है, 5 कॉमन है तीनों में, और फिर इन दोनों में 3 कॉमन है तो उसे भी एक बार लिखेंगे। अब जो बच गए, यहाँ पे 3 बच गया, इसको ले लो, यहाँ पे 17 बच गया, इसको भी ले लो, और यहाँ पे 7 बच गया, इसको भी ले लो। पहले हम जो कॉमन होते हैं उन्हें एक एक बार ले लेते हैं, चाहे तीनों में कॉमन हो चाहे 2 में कॉमन हो उनको। उसके बाद फिर जो रह जाते हैं उन्हें लिख लिया, और ये भी हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 5355। तो आपको ये भी एलसीएम करने का तरीका आना चाहिए, और जो हमारा स्कूल का तरीका है, ठीक है, गुणनखंड विधि, उससे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो एलसीएम आ गया, निकाल लेंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है, एलसीएम का इतना आसान सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। एलसीएम से और भी क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम एचसीएफ से, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ करना जरूर सीख लें। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, पिछले 3 पेपर में भी हमने एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है, तो ये चारों पांचों क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस कर लें, आगे भी हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाला है एलसीएम और एचसीएफ से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब करें इस क्वेश्चन को, डाइस वाला क्वेश्चन है। एक 3 फेस ऑफ डाइस ए, एक ए डाइस है जिसके 3 फेस हैं ए डाइस के, वो हैं 1, 3 और 5, और बाकी के जो फेस हैं वो 0 हैं। वो क्या है? 0 है। यानी एक पासे पर 6 फेस होते हैं, ये तो हमें पता ही है। पासा जो है उसके 6 फलक होते हैं, पासा आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है, लूडो आपने खेला होगा तो फिर पासा है, उसके 6 फलक होते हैं, जिसमें ए पर 1, 3, 5 और 0, 0, 0 लिखा हुआ है। और बी जो है उसमें क्या किया है, ऑड नंबर जो थे 1, 3, 5 इनको रिप्लेस करके डबल कर दिया गया है। यानी 1, 3, 5 की जगह क्या कर दिया गया, 2, 6 और 10, और बाकी जो नंबर है इवन नंबर वो एज इट इज लिखे हुए हैं 2, 4, 6, ठीक है। 3 नंबर सेम है 2, 4, 6, और ऑड नंबर को डबल कर दिया गया है। अब इन दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है, ए और बी को। तो एक साथ फेंकने पर कौन सा जो प्रोडक्ट है वो 3 बार आएगा। मान लो पहले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पासे पर 2 आ गया, तो 2 कितनी बार आ सकता है, एक बार यहां आ सकता है, एक बार यहां आ सकता है, तो 2 कुल 2 ही बार आ सकता है। जब इस पे आ जाए 2, इस पे आ जाए 1, इस पे आ जाए 1, इस पे आ जाए 2। पर अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये 2 तो केवल एक बार आएगा, हमें कितनी बार अपीयर करना है, विच प्रोडक्ट विल अपीयर 3 टाइम्स, कौन सा गुणनफल 3 बार आएगा। क्वेश्चन को देख लें ध्यान से, कौन सा गुणनफल 3 बार आएगा। 4 देखें, 4 कहां आ सकता है, यहां अगर 2 आया तो यहां कहीं कोई भी नंबर आए 4 गुणा में नहीं आएगा, तो 4 तो गुणा में आएगा ही नहीं। 2 एक बार आया है। 6 कब आ सकता है, जब इस पे 2 आ जाए, इस पे 3 आ जाए तो आ सकता है, या फिर यहाँ 6 आ जाए और यहाँ 1 आ जाए। तो ऐसा केवल 2 बार हो सकता है जब 6 आ सकता है, ऐसा 2 बार हो सकता था जब 2 आ सकता है। तो अगर यहाँ 2 आ जाए और यहाँ 5 आ जाए तो 10 बन जाएगा, या फिर ये वाला 2 यहाँ आ जाए और ये वाला 5 आ जाए तो भी 10 बन जाएगा, और या फिर ये 10 आ जाए और ये 1 आ जाए तो भी 10 बन जाएगा। यानी 10 3 बार बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त हो सकता है, वो है 10। एक तो 1 into 10 हो सकता है, एक 2 into 5 हो सकता है, और एक 2 into 5 और हो सकता है, क्योंकि नीचे 2 बार 2 है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होगा, वो होगा 10। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया, 10। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मयंक को 2 सम संख्याओं को जोड़ना था और उसने 2 सम संख्याओं के स्थान पर 2 विषम संख्याओं को जोड़ दिया। उसे 2 इवन नंबर जोड़ने थे
और इवन की जगह उसने 2 ऑड नंबर जोड़ दिए, तो बताओ उसका उत्तर क्या होगा। सपोज करो कि उसको 2 और 4 इनको जोड़ना था, तो उत्तर होता 6, इवन नंबर जोड़ने थे, बट उसने क्या किया, ऑड नंबर जोड़ दिए 3 और 5, तो उसका जोड़ क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया, तो जो उसका योग आया वो अलग है ना, डिफरेंट आया, पर वो एक इवन नंबर ही आया, क्योंकि जब हम 2 इवन नंबर को जोड़ते हैं तो भी हमें एक इवन नंबर मिलता है, और जब हम ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो भी हमें ऑड नंबर मिलता है। यानी सम संख्या को सम संख्या से जोड़ने पर सम संख्या मिलती है, और विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ने पर भी विषम संख्या मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत? विषम संख्या को विषम संख्या जोड़ने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो उत्तर हमारा जो था, पहले 6 था, फिर डिफरेंट उत्तर आया, 8 आया, पर इवन नंबर ही आया, तो ऑप्शन 1 यहां पर करेक्ट है। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन सही है। अब इस प्रश्न को करिए। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और भी क्लासें आएंगी, अभी कम से कम हम 5-6 क्लास मैथ की करेंगे, और 4-5 क्लासें जो साइंस की भी होंगी, और लगातार सीडीपी की, एसएसटी की, और जो इन्वायरमेंट की क्लास है वो भी चल रही है, तो आप उन क्लासों को भी देखते रहें और अपने जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते रहें। इस क्वेश्चन का उत्तर बताएं, क्या होगा 19 और 51 के बीच में कितनी अभाज्य युग्म हैं? ठीक है, कितने जो है प्राइम पेयर्स हैं, प्राइम नंबर पेयर्स हैं, किसके बीच? 19 और 51 प्राइम नंबर्स के पेयर, प्राइम पेयर बताने 19 और 51 के बीच में। देखते हैं इनके बीच में प्राइम नंबर कितने कितने। तो पहले तो यहां पर 19 के बाद हम चलते हैं, तो प्राइम नंबर एक आएगा 23, फिर आएगा एक 29 के बाद प्राइम नंबर आता है 31, और फिर 37 के बाद प्राइम नंबर आएगा 41, फिर 43, फिर 47, और फिर कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखें तो कितने अभाज्य युग्म हैं? 1, 2, 3 तो हमारे अभाज्य युग्म हैं, और एक संख्या है 47, तो 3 अभाज्य युग्म है, प्राइम पेयर है, और एक संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है। अब क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नियर बाई ऑप्शन 3 जो है वो हम करेक्ट मान लेंगे। 3 अभाज्य युग्म ऑप्शन नंबर 3 को सही मान लेंगे। और यहां पर वैसे इस क्वेश्चन को जो है, जब ये सीटेट में आया था 25 जनवरी 2023 के सेट में, तो आंसर की में फिर इसके आंसर को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसके आंसर को रिजेक्ट कर दिया गया था, और सभी बच्चों को 1 नंबर दिया गया था, यानी सारे ऑप्शंस को गलत मान लिया गया था। ऑप्शन गलत क्यों थे? क्योंकि 3 अभाज्य युग्म है और एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, तो इसको आप स्टार लगा के रखें। ये क्वेश्चन जब आया था तो सारे ऑप्शन गलत दिए हुए थे। अब नेक्स्ट देखिए, करिए इस क्वेश्चन को। 12 घंटे वाली घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण 180 किस समय होता है? तो घड़ी को अगर हमने देखा है, तो घड़ी का आकार आप सभी ने देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सभी घड़ी देखते हैं। ठीक है, 12, 3, 6, 9, तो कब जो है 180 का कोण बन सकता है, ये बताना है। तो आप देखें 5:30 बजे, 5:30 कब होंगे? जब घंटे की सुई यहां होगी और मिनट की सुई यहां होगी। तो क्या ये 180 का कोण है? तो ये गलत है,
180 का कोण नहीं बन रहा है। इसी तरह से हम देखें तो क्या 9 बजे, 9 जब बजेंगे तो घंटे की सुई यहां होगी और मिनट की यहां, तो ये तो 90 का कोण होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर हम देखें 6 बजे क्या होगा, 6 बजे घंटे की सुई इधर होगी और मिनट की सुई इधर होगी और इनके बीच में कोण 180 होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, 6 बजे। अब इस क्वेश्चन को देखें, क्या करना है इस क्वेश्चन में। एक शिक्षक ने कक्षा 2 के बच्चों को निम्नलिखित आकृतियां दर्शाई हैं। क्या आकृति दर्शाई है? एक डिब्बी, एक ईंट, एक ज्यामिति बॉक्स। तो ये सभी वस्तुएं किसका उदाहरण है? तो जो मैच बॉक्स है और ब्रिक है और ज्योमेट्री बॉक्स है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? आपने भी देखी होंगी ये सब चीजें। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब है एक क्यूबॉइड का, घनाभ का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्यूबॉइड। अब बताएं इसका क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज लीनियर सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री। कौन सी जो आकृति है वो रेखिक सममित तो है परंतु घूर्णन सममित नहीं है। ठीक है, आयत, समबाहु त्रिभुज, ये आयत हो गया। यहां पर हम बना लेते हैं कुछ शेप्स। ये आयत है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। काइट, काइट कैसी शेप होती है? काइट जो है इस तरह की शेप होती है। ये हो गया काइट। और रोम्बस, रोम्बस की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है बट रोम्बस जो है ऐसे पैरेललोग्राम की तरह होता है। ये है रोम्बस। अब इसमें आप देखेंगे तो रेखिक सममित का मतलब है कि कोई अगर हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या कहीं से एक दो लाइन खींचें इस तरह से, तो रेखाओं के चारों ओर जो उसकी आकृति है वो समान हो। बीच में अगर कोई रेखा खींची जाए, जैसे ये इस रेखा पर सममिति जो है वो है सममित है, इसके चारों तरफ एक जैसा है। तो इसी तरह से काइट भी जो है वो रेखिक सममित है। ठीक है, त्रिभुज भी क्या है? वो रेखिक सममित है। पर अगर अक्ष के परितः इन्हें घुमाया जाए, ठीक है, इसको सेंटर पे रोटेट किया जाए, इसको इसके सेंटर पे रोटेट करें इन अक्ष के परितः घुमाने पर, तो क्या होगा? अक्ष के परितः घुमाने पर हर जगह से समान दिखाई पड़े, ऐसा किसमें नहीं होगा? तो वो नहीं होगा किसमें? काइट में। काइट को अगर हम इसका एक सेंटर पे घुमाएं तो ये चारों तरफ इसकी आकृति समान नहीं आती है। ठीक है, तो काइट जो है वो घूर्णन सममित नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। बाकी सब जो है वो रोटेशनल सिमेट्री भी है। तो सही आंसर होगा आपका काइट। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो काइट क्या नहीं है? रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अब बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यहां पर जो जयंत है, जयंत मेजर करता है रेक्टेंगल की साइड को, किससे? मैच स्टिक से। मैच स्टिक से मापता है। ठीक है, माचिस की तिल्लियों से एक रेक्टेंगल की साइड को नापता है और उसने पाया कि जो उसकी लंबाई है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 6 टाइम्स है मैच स्टिक की, और जो उसकी विड्थ है, विड्थ कितना है? 3 टाइम्स है मैच स्टिक की। ठीक है, और एक जो मैच स्टिक है उसकी जो लेंथ है वो 40 mm है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर दिया सिलाई की लंबाई की 6 गुना लंबाई तो आयत की लंबाई है और 3 गुना आयत की चौड़ाई है, तो और दिया सिलाई कितने की है? 40 मिलीमीटर की है। तो ये बताना सिंपल सी बात है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? आयत की लंबाई, आयत की लंबाई उसने कितनी तिल्लियों से नापी? 6 तिल्लियों से, और एक तिल्ली कितने की है? 40 mm की। तो 240 mm,
तो इसकी लंबाई हो गई लेंथ, और आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, उसने 3 दिया सलाई का प्रयोग किया नापने के लिए, एक 40 mm की है, तो चौड़ाई हो जाएगी 120 mm। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया हमें वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। तो mm को सेंटीमीटर में बदल दो, 10 से डिवाइड करना होगा, ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले ही मैंने लेंथ और ब्रेथ को चेंज कर लिया। तो लेंथ हो गई 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गई 12 सेंटीमीटर। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 288 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? ये बात समझ में आई कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया? पहले mm में लंबाई निकाल ली और चौड़ाई निकाल ली, उसके बाद उनको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया लंबाई और चौड़ाई को, क्योंकि 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। ये बात याद रखेंगे, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दोनों आ गए 24 और 12 और उनको गुणा कर दिया, तो एरिया आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर? 288 करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन को करें। यहां पर जयंत क्या कर रहा है? जयंत जो है वो 2 किलो जामुन खरीदता है, बेरीज, और किस हिसाब से खरीदता है? 100 रुपए किलो के हिसाब से, 100 पर केजी ये रेट है। और उसका फ्रेंड जो है वो उसमें 3/10 कंट्रीब्यूट करता है। उसका फ्रेंड है किरण, ठीक है, किराना नहीं, किरण। उसका फ्रेंड किरण जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 3/10। तो जयंत को कितने पैसे, या जयंत को 3/10 वो उसमें ले लेगा, तो जयंत को कितना मिलेगा? ठीक है, जयंत को कितने जामुन या कितने बेरीज जो है वो मिलेंगे। क्लियर है? उन्होंने 2 किलो खरीदे थे 100 रुपए किलो के हिसाब से, और उसका जो टोटल अमाउंट का जो 3/10 है वो जयंत देगा। तो उनके पास कितने आएंगे ये बताना है। देखें, तो 2 किलो लिए यानी 2000 ग्राम, ठीक है, क्योंकि 1 केजी में कितने होते हैं ग्राम? 1000। ये हमें पता है। 100 रुपए किलो थे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, 200 के आगे होंगे, वो एक अलग बात है। 3/10 हिस्सा किरण का है। 3/10 हिस्सा किसका है इसमें? किरण का। कितने में से? 2000 में से। ठीक है, तो 200 गुणा 3, यानी उसे जयंत से कितने जामुन मिलेंगे? 600 ग्राम जामुन मिलेंगे। क्वेश्चन यही है, जयंत से उसे, किरण को, यानी उसे मतलब किरण को कितने जामुन मिले। ठीक है, जयंत को नहीं, जयंत से किरण को कितने मिले। हाउ मैनी बेरीज ही गेट फ्रॉम जयंत। तो 600 ग्राम आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? 600 ग्राम। ठीक है, शुरू में हम कह रहे थे जयंत को कितने मिले। अगर जयंत को निकालना होता तो वो 2000 में से आप 600 माइनस कर दो तो उसको मिल जाएंगे 1400 ग्राम। बट यहां पर हमसे जो पूछा है वो किरण को कितने मिले हैं ये पूछा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, और अगर क्लियर है तो एक बार लाइक कर दें। अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं तो लाइक कर दें और एक बार बता दें कि हाँ सब समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करिए, देखिए इस क्वेश्चन को। बिजॉय जो है वो 6 बजे उठता है, 6 AM। ठीक है, 6 AM पर वो उठता है
और उसके बाद वो स्टार्ट करता है स्कूल के लिए जाने के लिए, तैयार होने के लिए। और जब वो स्कूल के लिए निकलता है तो वो देखता है कि जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर आ चुकी है और घंटे वाली जो सुई है वो 9 पर आ चुकी है। यानी वो स्कूल के लिए 9 बजे निकलता है। आप समझ रहे हैं? जब मिनट वाली सुई 12 पर हो और घंटे वाली सुई 9 पर हो, छोटी सुई कहाँ होगी? 9 पर, और बड़ी सुई कहाँ होगी? 12 पर। तो इस समय वो निकल रहा है स्कूल के लिए, यानी वो 9 बजे, सुबह 9 बजे स्कूल के लिए निकलता है। उठा किस टाइम था? 6 बजे। तो स्कूल जाने से पहले वो कितना समय घर में बिताता है? 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का, यानी 3 घंटे। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है, सभी कर लेंगे। कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उत्तर मिल जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 घंटे। अब देखें इस क्वेश्चन को, करिए। एक स्टूडेंट है, कक्षा 3 का स्टूडेंट है, ठीक है, ने स्वयं एक आपस में एक सर्वे किया और उन्होंने एक टेबल बनाई जिसमें फलों के नाम, ठीक है, नेम ऑफ फ्रूट्स के नाम पर हर बच्चा एक स्टार लगाता है। जो भी उसका फेवरेट फ्रूट है उसके सामने एक स्टार लगाता है। एक फ्रूट्स की टेबल बना लेते हैं और बाद में उन्होंने देखा कि जो आम के जो फेवरेट के उसमें 7 स्टार लगे हुए हैं और संतरों के, वो सेब के आगे 5 स्टार्स लगे हुए हैं और संतरों के आगे 6 स्टार लगाए, ठीक है। तो 7 और 5 और 6, तो कुल 18 बच्चे थे क्लास में। उन्होंने सर्वे किया, उनमें से 7 ने जो है आम यानी मैंगो को पसंद किया और 5 ने एप्पल सेब को पसंद किया और 6 ने ऑरेंज संतरे को पसंद किए। तो 18 विद्यार्थियों में से 6 को आम पसंद थे, नहीं ये गलत है, 7 को पसंद थे। 18 विद्यार्थियों में से 11 को संतरे पसंद नहीं थे। संतरे कितनों को पसंद नहीं है? 12 को। 7 और 5, क्योंकि जिनको आम और सेब पसंद है वो 12 हैं, ना कि 11, तो ये भी गलत है। आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल है, बिल्कुल। यहाँ पर 7 बच्चों ने पसंद किया तो हम कह सकते हैं आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल है। संतरा वह फल है जिसे अधिकतम विद्यार्थी पसंद नहीं करते। तो ज्यादा पसंद किसको नहीं करते? देखो 12 बच्चे तो संतरा पसंद नहीं करते, पर अगर मैं देखूं तो 11 बच्चों को आम पसंद नहीं है और 13 बच्चों को सेब पसंद नहीं है। तो सबसे ज्यादा पसंद नहीं करने वालों में सेब है। सेब कितनों को पसंद नहीं है? 13 को। जिनको आम और संतरा पसंद है उनको सेब पसंद नहीं है। तो ऐसे बच्चे 7 और 6 13 हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाला फल संतरा नहीं, यहाँ पर क्या होगा? सेब होता, ठीक है, एप्पल। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। मैंगो इज मोस्ट लाइक्ड फ्रूट, आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल है। करिए इस क्वेश्चन को, आप स्वयं से करें, पहले सॉल्व करें, बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर दिया करें। अगर आप कर पा रहे हैं तो जल्दी से कर दें। 7 को हम कैसे लिखेंगे टैली में? जब हम टैली मार्क्स बनाते हैं, टैली मार्क्स, तो हम कैसे लिखते हैं? जैसे अगर हमें टैली मार्क्स 1 लिखना है तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, किलकिल काटी खेलिए। जैसे दीवारों पर जो है कोयला से, चौक से बनाते थे रेखाएं, तो इस तरह से टैली मार्क्स बनाए जाते हैं, टैली बनाई जाती है, ठीक है। जब गिनते हैं चीजों को तो 4 के बाद 5 के लिए हम ऐसे क्रॉस लगाते हैं, ये 5 का जोड़ा हो गया। फिर 6, 7, तो ये हो गया 7। तो 7 के लिए सही संकेत है 3। ऐसे ही अगर हमें और बनाने होते तो 5 ये हो गए, फिर अगर और 5 बनाने होते तो 5 5 10 हो गए, फिर और 5 बनाने होते थे 15 हो गए, एक और बना दिया ये 16 हो गए, ठीक है। इस तरह से टैली मार्क्स बनाए जाते हैं। तो हमें 7 बनाना था, तो 7 के लिए कौन सा सही है? ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर 3।
इस क्वेश्चन को करें, इस पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 3 6 10, 1 3 6 10 क्या होगा नेक्स्ट नंबर। यहां पर एक संख्या को छोड़ दिया गया 2 को, फिर 3 आ गया, फिर 4 और 5 को छोड़ दिया गया 2 संख्याओं को, फिर 6 आ गया, यहाँ पे 2 को छोड़ दिया, यहाँ 4 और 5 को छोड़ दिया, फिर यहाँ पर 7 8 9 3 संख्याओं को छोड़ दिया तो 10 आ गया। अब 4 संख्याओं को छोड़ दो, 11 12 13 और 14, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो 15 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, पैटर्न समझ में आ गया, बहुत आसान सा पैटर्न था। आंसर क्या होगा 15, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन को, फिर से एक वैन हेले डायग्राम का, वैन हेले का क्वेश्चन आ गया। वैन हेले का जो ज्यामितीय विश्लेषण है वो हमने समझा है पिछले 2 पेपरों में भी, एक एक क्वेश्चन था। तो वैन हेले से हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वैन हेले थ्योरी तो पढ़ के जरूर ही जाएं, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा और इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस थ्योरी में। ठीक है, तो जो ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत है ये किसने दिया है, ज्यामितीय वैन हेले ने दिया है। और वैन हेले के अनुसार राजू कोई स्टूडेंट है जो समझता है कि सभी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, जो ऑल रोम्बस जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, यहाँ पर रोम्बस की बात हो रही है, सारे रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम हैं, वो ऐसा समझता है सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हैं, पर इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। सारे पैरेललोग्राम जो है वो क्या नहीं है, रोम्बस नहीं है। और ये बात वो सही समझता है, यानी ये स्टेटमेंट सही भी है। हम जानते हैं ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस, ये मैथमेटिकली सही है। और अगर वो ये समझ चुका है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट को समझ चुका है, वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान चुका है, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग अब कॉन्सेप्ट तक हो चुकी है और वो अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट लेवल की थिंकिंग तक पहुंच चुका है। बात समझो, एब्स्ट्रैक्ट लेवल की थिंकिंग तक पहुंच चुका है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल की थिंकिंग कौन से लेवल पर आती है, वैन हेले ने तो लेवल बताए हैं 0 से लेके 4 तक, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 बताए हैं। देखो मैं बता देता हूँ, लेवल 0 जो है वो है विजुअलाइजेशन, जिसमें कि आप केवल आकृतियों की पहचान करते हैं, शेप जैसी हैं वैसा समझते हैं। फिर विश्लेषण, ये लेवल 1 कहा गया है सेकंड स्टेप को, जिसमें कि बच्चा जो है आकृतियों के गुणों को समझता है, उनका वर्गीकरण कर लेता है, फिर उनके गुणों के बीच में जो है इनफॉर्मल डिडक्शन करता है, गुणों और उनके संबंधों को समझता है, उनकी प्रॉपर्टीज के रिलेशनशिप को समझता है। तो ये है लेवल 2, जिसे हम इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसके, अमंग द रिलेशनशिप अमंग प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप अमंग प्रॉपर्टीज से वो समझ लेता है, प्रॉपर्टीज को भी अच्छी तरह समझता है। फिर डिडक्टिव सिस्टम्स ऑफ प्रॉपर्टीज को कौन से उस पर समझता है, तीसरे लेवल पर, यानी स्टेप 4 पर, जिसे हम डिडक्शन कहते हैं। और स्टेप 5 जो कि लेवल 4 है, रिगर एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम्स। तो अब यहां पर जो है वो राजू ये समझता है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, लेकिन इसका जो रिवर्स है, उत्क्रमण है, वो सत्य नहीं है, यानी उसको एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हो चुकी है और वो लेवल 2 पर है। कहां पर है, लेवल 2 पर, जिसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप। ठीक है, अमूर्त संबंधों की समझ अब उसको हो चुकी है और ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, वो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन से स्टेज पर है वो, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये बच्चा यहाँ पर इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल 2 पर है। ठीक है, इनफॉर्मल डिडक्शन की स्टेज पर आ चुका है। इसके बाद अगर वो आगे बढ़ेगा तो फिर फॉर्मल डिडक्शन की स्टेज पर जाएगा और अगला स्टेप होगा रिगर। क्लियर है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को करिए, देखें इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग
एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग आकलन की अपरिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम, ठीक है, मैथ टीचिंग में जो है प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। एनसीएफ आकलन की अपरिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम में प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। इसके लिए कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? इंग्लिश में देख लीजिए। एनसीएफ 2005 जो है वो आइडेंटिफाई करता है क्रूड मेथड ऑफ असेसमेंट एज ए मेजर प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, आकलन में कौन सा जो है सबसे कम उपयुक्त है वो बताना है। तो आकलन की जो अपरिष्कृत विधियां हैं वो गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं, या आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को लेकर डर और असफलता का भाव उत्पन्न करती हैं। गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने में का व्यापक दायरा है, और गणित में आकलन की विधियों के कारण अधिकांश विद्यार्थी गणित की मांगों को पूरा करने में स्वयं को कमजोर और अयोग्य पाते हैं। क्या होगा सही? तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे क्रूड मेथड्स हैं, अपरिष्कृत विधियां हैं, वो हमें गणित को एक मैकेनिकल कैलकुलेशन की तरह देखने पर जो है बढ़ावा देती हैं। ये बात तो सही है। साथ ही वो जो है एक तरह से क्या करती है, फियर क्रिएट करती हैं, ठीक है, बच्चों में डर और असफलता का भाव उत्पन्न करती हैं। पर ये जो हमारे जो क्रूड मेथड्स हैं असेसमेंट के, ये विद्यार्थियों की फीडबैक प्रोवाइड करने में इनका वाइड स्कोप है। ये बहुत कम उपयुक्त कथन है, क्योंकि ये नेगेटिव चीज की बात कर रहे हैं, और अगर इसका व्यापक दायरा होगा तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका वाइड स्कोप नहीं लेंगे, ठीक है, इसका हम कहेंगे नैरो स्कोप है। और ये बच्चों को इस तरह से जो है फील कराती है कि वो बच्चे जो है वो इनकैपेबल हैं, ठीक है, स्वयं को कमजोर और अयोग्य महसूस करते हैं इस तरह की विधियों से बच्चे। तो जो हमारी अपरिष्कृत विधियां होती हैं ये बच्चों में गणित के प्रति डर भी पैदा करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसका व्यापक दायरा होना ये कथन कम उपयुक्त है, ठीक है, उल्टा जा रहा है। क्लियर? तो ऑप्शन 3 सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को और बताएं जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा? गलतियां, एरर जो बच्चे करते हैं गलतियां, उनके बारे में क्या सही है क्या ट्रू है ये बताना है। गलतियों के बारे में क्या सत्य है बताओ। एरर आर इंडिकेटिव ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड एंड हेंस दे आर इंपॉर्टेंट। त्रुटियां बच्चे की अधिगम प्रक्रिया का सूचक हैं और इसलिए महत्वपूर्ण है। पहला कथन बिल्कुल सत्य है। बच्चा गलती करता है तो इससे हमें उसकी गलतियों को ये मानना चाहिए कि वो सीखने का प्रयास भी कर रहा है, सीख भी रहा है। और जब हम गलती करते हैं तो हमें कम से कम इतना तो पता ही चल जाता है कि इस सवाल को करने का कौन सा तरीका गलत है। सही तरीका तो हम बाद में प्रयास करने पर जान जाएंगे, पर हमें ये भी पता चल जाता है कितने तरीकों से ये सवाल गलत हो जाता है। तो गलतियां हमेशा एक सीखने की प्रक्रिया का सूचक होती हैं, सीखने की प्रक्रिया में सहायक होती हैं, बाधक नहीं होती हैं, ठीक है। वो ना ही शिक्षक को जो है बच्चों की गलतियों से झुंझलाना नहीं चाहिए, और वो कहीं ना तो वो बच्चे की अयोग्यता का प्रतीक है ना ही वो शिक्षक की अयोग्यता का प्रतीक है। गलतियां एक शिक्षण प्रक्रिया का भाग है। गलती करके ही इंसान सीखता है, ठीक है। तो गलती जो है वो एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं इसी को बताती हैं। ये आपके जीवन में भी ये चीजें लागू होती हैं और पढ़ाई में भी ये चीजें लागू होती हैं। जो प्रयास करता है वही गलती करता है, जो प्रयास ही नहीं करता वो क्या गलती करेगा। तो त्रुटियां शिक्षक की योग्यता में कमी का सूचक है नहीं, ठीक है। शिक्षक बता रहा है पर बच्चों को अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वो गलती कर सकता है उस कॉन्सेप्ट में, उसे वो चीजें दोबारा से बताई जा सकती हैं, ठीक है। एरर जो है वो टीचर की एबिलिटी की कमी को नहीं बता रही हैं। फिर त्रुटियां शिक्षक के लिए एक बोझ है, नहीं बोझ की तरह हमें उन्हें नहीं लेना है, उन्हें हमें संसाधन की तरह लेना है, ठीक है। बर्डन नहीं मानना है, हमें ये मानना है कि ये एक रिसोर्स है जिससे हमें पता चल रहा है कि बच्चा कहाँ पर सीखने में परेशानी महसूस कर रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं हुआ या कौन सी चीज उसे गलत समझ में आई है, तो हम उस चीज को दोबारा से दूसरे तरीके से सिखाएं। तो अगर हम तरीका बदल लेंगे या फिर दोबारा से सिखाएंगे, रेमेडियल टीचिंग जिसे हम कहते हैं,
तो रेमेडियल टीचिंग के द्वारा जो गलतियों को कम किया जा सकता है, और इसीलिए गलतियां एक शिक्षण प्रक्रिया में बोझ नहीं मानी जाती हैं, वो एक संकेत की तरह मानी जाती हैं, जो हमें ये इंडिकेट कर देती हैं कि हमें किस तरह के और प्रयास और कितने प्रयास और करने होंगे। ठीक है, तो एरर के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एरर से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप कर लेंगे, और यहां पर हमारा केवल ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी पहला कथन बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन को करें। क्या क्वेश्चन है? कौन सी योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंपिटेंसी बेस्ड मैथमेटिक्स टीचिंग। योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो कंपिटेंसी बेस्ड की हम बात कर रहे हैं, योग्यता आधारित, तो हमारे जो लर्निंग आउटकम है वो क्लियर होने चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कंपिटेंसी बेस्ड योग्यता आधारित गणित शिक्षण की, बिल्कुल, तो ये तो करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट की हमें बात करनी है। फिर जो पेडागोजी इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी, एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट, प्ले एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, अगर हम योग्यता आधारित गणित शिक्षण की बात करें तो उसमें एक्टिविटीज शामिल होनी चाहिए, अनुभव शामिल होने चाहिए, आर्ट्स, प्ले, टेक्नोलॉजी सब शामिल होनी चाहिए, तभी तो एक अच्छा योग्यता आधारित गणित शिक्षण पूरा हो पाएगा। और फिर अगर हम बात करें तो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम डज नॉट डिपेंड ऑन देयर अचीवमेंट ऑन सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी एट करंट लेवल। ये गलत है बात। क्या है कि अगर बच्चा अभी जिस स्तर पर है और उसने एक निश्चित अचीवमेंट या एक निश्चित जो समझ है वो इस लेवल पर विकसित नहीं की, तो उसे हम नेक्स्ट लेवल पर प्रोग्रेस करा दें, अगले स्तर पर लेकर जाएं, तो वहां उसको और मुश्किल आने वाली है। तो ये योग्यता आधारित शिक्षण नहीं है। योग्यता आधारित शिक्षण कब होता है? जब इस करंट लेवल पर वो एक निश्चित चीजें सीख ले, सर्टेन लेवल में कुशलता हासिल कर ले, तो हम उसे अगले लेवल की चीजें बताएं, समझाएं, तभी तो योग्यता हुई। जब वो इस लेवल पर योग्य हो गया, अगले लेवल की सीखने की योग्यता उसने हासिल कर ली, तभी उसे अगले लेवल पर ले जाया जाएगा ना। कंपिटेंसी तो तभी हुई ना। तो ये गलत है, ये इस पर निर्भर नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड की जगह क्या होना चाहिए? इट डिपेंड्स होना चाहिए था। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 3 यहां पर सही है। प्राइमरली एफए जो है इज यूज्ड एंड स्किल और कॉन्सेप्ट आर असेस्ड इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, जो एफए हैं यानी समय समय पर जो एग्जाम्स लिए जाते हैं, टॉपिक के दौरान जो एनालिसिस किए जाते हैं, छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं हर एक टॉपिक के बाद, तो वो क्या करते हैं? छोटी छोटी स्किल्स को, कॉन्सेप्ट को, उनका आकलन करते हैं अलग अलग तरीके से कि कितना कितना हर स्टेप पर बच्चा सीख रहा है। यानी रचनात्मक आकलन तो बहुत जरूरी है योग्यता आधारित शिक्षण के लिए। योग्यता आधारित शिक्षण में रचनात्मक आकलन जरूरी है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है, नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव यही है कि बिना पिछले लेवल पर, अगर उसने एक निश्चित स्तर पिछले इस लेवल पर नहीं पाया वर्तमान स्तर पर, तो अगले लेवल पर हम उसे नहीं लेकर के जाएंगे। तो ये ही चीज फीचर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखिए, तो ऑप्शन 3 करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है देखें ध्यान से। करें, ए प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है, प्राइमरी क्लास में एक गणित का टीचर है, वो एंगेज करता है चिल्ड्रन को इन ग्रुपिंग, एंगेज द चिल्ड्रन इन ग्रुपिंग द शेप्स, इन ग्रुपिंग शेप्स। क्या कहता है कि जो आकृतियां हैं उनमें समूह बनाएं। किस तरह से? जो समान गुणों वाली आकृतियां हैं, यानी समान गुण, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाली जो शेप्स हैं, उन्हें एक ग्रुप बनाएं और फिर काउंट करें। देन काउंटिंग द नंबर ऑफ शेप्स इन ईच ग्रुप, और हर समूह में कितनी आकृति हैं ये काउंट करें। और ये करने का काम एक्टिविटी दी गई। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है? एक एक्टिविटी बच्चों को दे रहा है, और एक्टिविटी में कुछ शेप्स हैं
जिन्हें उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उन शेप्स को अलग अलग उन्हें ग्रुप में रखना है, जो एक जैसी आकृतियां हैं उन्हें एक साथ रखना है। तो यहां पर इस एक्टिविटी का कौन सा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नहीं होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा? तो यहां पर बच्चों को क्लासिफिकेशन सिखाया जा रहा है, लर्निंग क्लासिफिकेशन स्किल, ये तो बिल्कुल सही बात है। और आकृतियों के बारे में बच्चे सीखेंगे, सही बात है। गिनती भी करेंगे क्योंकि कितनी कितनी शेप्स हैं ये भी सीखेंगे। पर क्या यहाँ पर एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन सिखाया जा रहा है? अनुमान लगाना और सन्निकट, नियर बाई नंबर के बारे में या अनुमान लगाने के बारे में सिखाया जा रहा? नहीं, अनुमान लगाने और निकटतम संख्या के बारे में नहीं सिखा रहे। यहाँ पर वर्गीकरण, आकृति और गिनती के बारे में सिखाया जा रहा है। तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि हमसे ये पूछा कौन सा नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट है ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के बारे में। एनईपी 2020 के बारे में क्वेश्चन है। अब आपसे 2020 के क्वेश्चन भी आएंगे और एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, के अनुसार सभी बच्चों की बुनियादी साक्षरता और सांख्यिकी स्तर तक पहुंचाना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, तो बच्चों को हमें क्या करना है? एक बेसिक लर्निंग एंड स्टैटिक्स लेवल, आपने एक मिशन सुना होगा FLN, फाउंडेशनल जो लैंग्वेज प्रोफेंसी है और जो न्यूमेरिकल प्रोफेंसी है, उसको लेकर के ये मिशन जो है वो तैयार किया गया है, FLN मिशन। ठीक है, या निपुण मिशन। तो उसमें क्या है कि बच्चों का एक बुनियादी साक्षरता यानी भाषा और गणित की जो समझ है वो एक बुनियादी साक्षरता स्तर को प्राप्त कर ले, इसी को लेकर के ये मिशन बनाया गया है। तो इसमें हम किन किन चीजों को रखते हैं? क्या इसका अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता, भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता, गणित की बात कर रहे हैं, शिक्षार्थियों में केवल गिनने के कौशल को विकास करने की योग्यता, या संख्याओं के ऐतिहासिक विकास को जानना। तो यहां पर हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चा जो है, जो नंबर्स हैं, भारतीय संख्याओं से मतलब 1 2 3 जो हमारी संख्याएं हैं, उनकी सहायता से जो मौलिक संक्रियाएं हैं यानी जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि करना सीख जाए। ये मुख्य उद्देश्य है, एक बेसिक कैलकुलेशन एबिलिटी हर बच्चे की विकसित हो। गणित में अगर हम बात कर रहे हैं, इसी तरह भाषा में बच्चा जो है वो प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ पाए। कुछ भी अगर उसकी जो मातृभाषा का टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है तो उसको प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ पाए, यही इस मिशन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर भाषा का वो नहीं दिया है, तो गणित की बात कर रहे हैं। तो गणित का उद्देश्य क्या है कि मौलिक संक्रियाएं करने की योग्यता हर बच्चे को हासिल हो। यही हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है एक मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखें। कक्षा 4 में क्रियाकलाप आधारित विधि द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म के शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त बताना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा अगर हमें बच्चों को बताना है किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में। तो कौन सा एग्जाम्पल जो है वो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा? तो क्या उदाहरण देंगे? बच्चों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों को चार्ट से काटकर अपनी पुस्तिका में चिपकाना, या शिक्षक शिक्षिका द्वारा कक्षा में एक चार्ट का उपयोग करना जिसमें विविध ज्यामितीय आकार और आकृतियां विभिन्न गुणधर्मों के वर्गीकरण के साथ चित्रण हो। बच्चों को विविध आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री देना और उनको भुजाओं, संख्या, कोणों और शीर्षों आदि के अनुसार विश्लेषण करवाना, या बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से विविध ज्यामितीय आकृतियों की नकल करवाना। देखो, सबसे पहले तो जो ब्लैक बोर्ड से कॉपी कराना ये तो नहीं होगा, मोस्ट सुटेबल तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब शिक्षक खुद चार्ट का उपयोग करके बच्चों को बताए, ठीक है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ हो, तो यहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बच्चा कम एक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब बच्चों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों को चार्ट से काट लिया, चार्ट में बनी हुई थी और फिर उन्हें किताब में चिपका लिया, तो ये भी एक तरह से कॉपी पेस्ट एक्टिविटी है, तो फर्स्ट भी नहीं होगा।
तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। जहां बच्चे विभिन्न आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री हम उनको दें तो वो उनकी भुजाओं की संख्याओं को गिने, कोणों को देखें, शीर्षों को देखें, उनका विश्लेषण करें, तो एक डिटेल में बच्चा जो है उन चीजों के बारे में सीखे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चिल्ड्रंस को मटेरियल दे दिया जाए और बच्चे उनका विश्लेषण करें और उनसे सीखें, तो ये सबसे उपयुक्त तरीका होगा ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ाने का। क्लियर है? अब बताएं क्या होगा, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। देखो, भाज्य अभाज्य संख्या आपको पता है, भाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने आप से भी कट जाएं और किसी और संख्या से भी कट जाएं, एक से भी कट जाएं। तो जो सम संख्याएं हैं, सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, इस तरह से 10। तो 2 तो अभाज्य संख्या है हमारी, क्योंकि 2 या तो 2 से कटेगा या 1 से, ये तो प्राइम नंबर है। बाकी सब जो है वो भाज्य हैं, पर यहाँ कह रहा है सभी सम संख्याएं भाज्य हैं, तो ये गलत है। इस तरह से विषम संख्याओं को देखें, 1, 3, 5, 7, 9, तो यहां पर देखोगे तो क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य हैं, प्राइम नंबर हैं? तो देखो, 1 तो ना तो प्राइम नंबर है ना नॉन प्राइम है, 3, 5, 7 ये प्राइम है, बट 9 क्या है? ये तो नॉन प्राइम है, तो ये 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो ये तो भाज्य है। 9 क्या है? भाज्य संख्या है, नॉन प्राइम है, ये अभाज्य है। तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, ये भी गलत हो गया। 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं देखते हैं। पहले 2 होगी एक अभाज्य संख्या, एक 3 होगी, एक 5 होगी, एक 7 होगी। तो 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या यही है। हम देखें तो 1 से 10 के बीच ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटती है या 1 से कटती है, तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, 4 है, यानी ऑप्शन 3 हमारा सही है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते, केवल 2 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मान लो 2 है तो 2 को हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, 3 है तो हम 3 को 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि या तो 3 से कटेगा 1 से, तो इन्हें केवल 2 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, तो 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर। पर क्या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर के रूप में हम प्राइम नंबर को लिख सकते हैं? नहीं, प्राइम नंबर को केवल 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 2 नेचुरल नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में, केवल 2 हो सकते हैं, तो 4th भी गलत है। ठीक है, ये बात क्लियर है। जब आपको प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर क्लियर होगा, भाज्य अभाज्य संख्याएं सही समझ में आएंगी, तभी आप इन कथनों की जांच कर सकते थे। यहां पर हमें कथनों की जांच ही करनी थी। क्लियर है? तो देखें, सही आंसर है ऑप्शन 3। अब इस क्वेश्चन में बताएं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित को लेकर के जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस बात को लेकर के रहती है, सामान्य भ्रांति क्या है? मोस्ट कॉमन जो मिसकंसेप्शन है गणित के बारे में बच्चों में सबसे ज्यादा भ्रांति किस बात को लेकर के, मिसकंसेप्शन क्या है? कि गणित केवल संख्याओं के बारे में नहीं है। कि ये सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन है, ये गणित बहुत रुचिपूर्ण है, ऐसा तो नहीं सोचते जनरली बच्चे जो है मैथ को बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ जो है हमें एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जो है मानना पड़ता है। क्या बच्चे ऐसा सोचते हैं? ये भ्रांति है। बच्चे पहली बात ऐसा सोचते ही नहीं, बच्चे सोचते हैं हर बार तो हमें गणित में कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, तो ये मानते हैं। सिर्फ कुछ नहीं, वो बहुत कुछ मानना पड़ता है, ऐसा बच्चे सोचते हैं। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। गणित केवल संख्याओं के बारे में, क्या बच्चे ऐसा सोचते हैं? नहीं, उनको पता है गणित में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ संख्याएं नहीं होती, गणित में और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, कैलकुलेशन होती है। तो गणित में तो सबसे ज्यादा भ्रांति ये है बच्चों में, ऑप्शन नंबर 4 जो है, कि गणित एक मुश्किल विषय है। ये ज्यादातर सबसे ज्यादा हमारी जो कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है, यही बना हुआ है कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है, एक बहुत डरावना सब्जेक्ट है, स्केरी विषय है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है।
इसी चीज को हमें दूर करना है, बच्चों में गणित के प्रति भय को दूर करना है। जब बच्चे छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियरली जानेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, तो उनके बीच में ये जो मिसकंसेप्शन है, अगर उसको हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएं, उन्हें जो है कुछ कंक्रीट लेवल पर चीजें दिखा करके मूर्त ज्ञान से अमूर्त ज्ञान की तरफ लेकर के जाएं, ठीक है, वास्तविक चीजों का अनुभव कराते हुए उनको गणित से जोड़ें और फिर जीवन में गणित के प्रयोगों को समझाते हुए गणित को समझाएं, तो उनके बीच में ये जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएगा। क्या दूर हो जाएगा? कि वो गणित को मुश्किल समझते हैं, एक डरावना सब्जेक्ट समझते हैं। हमें इसी चीज को ध्यान रखते हुए इस मिसकंसेप्शन को दूर करने पर जोर देना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन 4। अब देखें इस क्वेश्चन को, क्या होगा? जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ाते हुए टीचर क्या कर रही है? टीचर जो है कुछ चीजों का यूज करती है और कभी कहते हैं 2:45 और कभी 3:15, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। 2:45, 3:15, ठीक है, 2:45 होते हैं 2:45, ठीक है, 2:45, 3:15, 3:15, तो इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये 3:45 लिखा है ये गलत है ना, यहाँ 2:45 होगा। ये चीज देख लेना, जहां भी ये 3:45 लिखा है पौने लिखने के लिए है, 2:45, और ये यहाँ पर जो ये लिखा है ये भी गलत है, यहाँ 3:15 है ना। तो ये पौना और सवा जो शब्द आ रहे हैं, ये इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दें। अब समय की अवधारणा से परिचय कराने के लिए टीचर बार बार बोलती है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है, 2:45, 3:15, ठीक है। तो वो क्यों कर रहे हैं? पौने और सवा की वर्तनी विद्यार्थियों को सिखाना उसका उद्देश्य है, या कि जो उनके जो स्पेलिंग्स हैं, वर्तनी है, वो सिखाने के उद्देश्य से अंक घड़ी प्रस्तुत करने का आधार निर्माण है, ठीक है। ये जो हमारी जो न्यूमेरिक क्लॉक है उसको बनाने का जो बेस है वो पौने और सवा है, ये बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या पौने और सवा शब्दों का अंतर बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों शब्दों में, या फिर हम बच्चों को यह एहसास करा रहे हैं कि हम विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय और जो बाकी शेष समय है इसके बीच में संबंध बनाने में सहायता करना। तो बच्चे क्या है, इससे एक संबंध बना पाते हैं, किसके बीच में? जो टाइम चला गया या जो टाइम बचा है उसके बीच में बच्चे सही तरह से संबंध बना सके। इसीलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग समय के बारे में बताते समय किया जा रहा है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। टू हेल्प हर स्टूडेंट मेक द कनेक्शन बिटवीन द टाइम elapsed एंड द टाइम रिमेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गणित के परीक्षण में यानी टेस्ट इन मैथमेटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही है, करेक्ट है? मैथ के टेस्ट को लेकर के, टेस्ट इन मैथमेटिक्स, कौन सा कथन सही है? जो रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण है यानी एफए, ये नैदानिक परीक्षण में, डायग्नोस्टिक टेस्ट में इसकी विशेषता नहीं है। एफए डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह नहीं है, ये कथन गलत है। एफए डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह काम करते हैं, क्योंकि एफए के आधार पर रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है। एफए से हमें ये पता चलता है कि कितना बच्चा सीखा, कहाँ पर अभी सीखना बाकी है, किस टॉपिक की कितनी समझ बच्चे को आई है, कहाँ पर वो कठिनाई महसूस करता है। तो इसलिए एक तरह से ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है और ये इसकी विशेषता है एफए की। फिर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, नैदानिक परीक्षण, इनके बाद रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है यदि जरूरी हो। बिल्कुल ये सही है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद क्या कराई जाती है? रेमेडियल टीचिंग। हमें जो रिजल्ट मिलता है डायग्नोस्टिक टेस्ट से, जो हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट को समझते हुए फिर जो आवश्यकता है बच्चे को, जहां पर कमियां हमें प्राप्त होती हैं, जहां पर बच्चे की कमी हमें मिलती है, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या कराई जाती है? रेमेडियल टीचिंग। तो बी सही है। उसके बाद जो समेटिव टेस्ट होते हैं, योगात्मक परीक्षण, ये उत्पाद उन्मुख है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि ये एंड टर्म एग्जाम कहे जाते हैं, यानी ये एंड टर्म एग्जाम है और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। एंड टर्म एग्जाम क्या होते हैं? प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, उत्पाद उन्मुख। तो बी और सही सी सही है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो बी और सी सही है। अब इस क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हम एंड तक आ चुके हैं। तो आज का जो हमारा पेपर 1 का जो डिस्कशन था वो खत्म होने पर आ लिया है। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है इस वीडियो से लाभ ले सकें। अब देखें, इस क्वेश्चन का आंसर करें। कथन ए और कथन बी को सिद्ध करने के लिए सुधा जो है क्या करती है, बी नहीं है मानकर प्रूफ स्टार्ट करती है, उत्पत्ति शुरू करती है, और शुरू में ही मान लेती है कथन बी जो है वो सही नहीं है। और फिर जब कथन बी सही नहीं है मान लेती है, तो बाद में वो इस रिजल्ट पर पहुंचती है कि ए नहीं है, ए भी सही नहीं है। तो इसका मतलब अगर कथन ए बराबर है कथन बी के, या ए से प्रूफ होता है बी, ए से प्रूफ होता है बी, और स्टार्टिंग में मैं मान लूं कि बी नहीं है, और मैं ये प्रूफ कर दूं कि फिर ए भी नहीं है, तो इसका मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया ए जो है अगर एग्जिस्ट करता है तो बी भी एग्जिस्ट करता है। और जब मैंने ये माना बी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो प्रूफ हो गया ए एग्जिस्ट भी नहीं करता है। इसको हम कहते हैं रिवर्स मेथड। ठीक है, इनवर्स मेथड, एक तरह से रिवर्स हमने किया चीजों को, नहीं मान करके हाँ को सिद्ध किया, या हाँ मान करके नहीं को सिद्ध करते, तो ये हमारा इनवर्स मेथड है। ठीक है, इनवर्स प्रूफ है, इनवर्स प्रूफ। तो इसे हम कहेंगे प्रति परिवर्तित या प्रति स्थिति उत्पत्ति। किसी को हाँ सिद्ध करने के लिए उसको नहीं में सिद्ध कर दिया, और पहले हमने नहीं में मान लिया कि अगर कथन ए एग्जिस्ट करता है तो बी एग्जिस्ट करता है, और हमने शुरू में ही मान लिया बी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें रिजल्ट क्या मिला कि ए एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ए तभी एग्जिस्ट करता है जब बी एग्जिस्ट करता है, या बी तभी एग्जिस्ट करता है जब ए एग्जिस्ट करता है। तो ये रिवर्स प्रूफिंग होगी। क्लियर है? तो इनवर्स प्रूफ सही आंसर है, ऑप्शन 4। अब इस क्वेश्चन का आंसर करें। ए चाइल्ड एड द टू नंबर इन द फॉलोइंग, तो 23 और 47 को ऐड करना था, और वो जोड़ता है 20 + 40 + 10 = 70। तो 23 और 47 को जोड़ने के लिए बच्चा कुछ इस तरह जोड़ता है, 20, 40 और 10, और उत्तर आता है 70। तो इसने बच्चे ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या ये सही है? क्या ये जोड़ करने का गलत तरीका है? जोड़ तो बिल्कुल उसका सही आया है, क्योंकि 23 और 47 70 होते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते गलत तरीका है। तो ऑप्शन 1 तो गलत हो जाएगा। योग को दाएं से बाएं की तरफ ही करना चाहिए, एडिशन शुड बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाध्यता थोड़ी है कि जोड़ को केवल दाएं से बाएं ही करना है। बच्चे ने जोड़ की अवधारणा को नहीं समझा है, ये भी गलत है। बच्चा जोड़ जानता है, उसने सही किया है। जब वो 20 और 40 जोड़ रहा है, 20, 40 और 10 को जोड़ रहा है, यानी जोड़ का कॉन्सेप्ट तो उसे पता है। ठीक है, यानी यहाँ पर उसने एक अल्टरनेट मेथड, एक वैकल्पिक विधि का चुनाव किया है। उसने एक वैकल्पिक विधि, एक ऑप्शनल मेथड का एक तरीका अपनाया है, और उस दूसरे तरीके से उसने उत्तर निकाला है और सही आया है, क्योंकि वो भी एक तरीका हो सकता है। तो बच्चा गलत नहीं है, उसने दूसरे तरीके से उत्तर निकाला है। तो ये योग की एक वैकल्पिक विधि है। तो ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है यहां पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर दें। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के बीच दिक् स्थान मतलब कि जो दिशाओं का ज्ञान, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। प्राइमरी लेवल पर बच्चों को दिशाओं का ज्ञान, आकृति का ज्ञान देने के लिए, दिशाओं का ज्ञान देने के लिए कौन सी गतिविधि कराई जा सकती है? ठीक है, बताओ कौन सी गतिविधि कराएंगे? इन चारों में से कौन कौन सी गतिविधि करा सकते हैं? तो बच्चों को ब्लॉक, बक्से, कंटेनर, आकार और शॉर्टर जैसी वस्तुएं संभालने का अवसर दें। बिल्कुल ठीक है। आकृति और दिशा के ज्ञान के लिए स्पेशल जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस में आती है? वो डायरेक्शन और शेप, दिशा और आकार के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों को अगर हम ब्लॉक, बक्से वगैरह देते हैं तो उन्हें आकार का ज्ञान होगा। विभिन्न उदाहरण देते हुए समरूपता और सर्वांग समता जैसी अवधारणाओं को परिभाषित करने में बच्चों की मदद करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बच्चों से सिमेट्री और कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहे हैं और प्राइमरी लेवल पर ये नहीं आता है,
ठीक है। जब हम सिमेट्री और कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे तो ये हमारा जो है एक तरह से हाई स्कूल स्तर की चीज है। कक्षा 9-10 में हम पढ़ते हैं सिमेट्री के बारे में, सर्वांग समता, समरूपता, कक्षा 9 की किताबों में ये दिया हुआ है। थोड़ा बहुत इसके बारे में आप 6, 7, 8 में भी पढ़ सकते हैं, बट प्राइमरी लेवल में 1 से 5 तक अगर मैं बात करूं तो वहां पर इस टॉपिक की जिक्र नहीं आता। वैसे भी परिभाषित करना एक गतिविधि में नहीं आएगा, तो बी गलत हो जाएगा। तो बी गलत हो गया तो ये ऑप्शन हटा देते हैं। आगे देखो, विभिन्न व्यवस्थाओं में सामग्रियों को एक साथ रखकर, जो भी कुछ मटेरियल्स हैं, शेप्स हैं, और फिर अलग अलग करके बच्चों को नई आकृति बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इससे बच्चों में आकृतियों की समझ बढ़ेगी। बिल्कुल, अपने चारों ओर की विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चे अपने चारों ओर के आसपास की आकृतियों को पहचानते हैं, तो शेप्स के बारे में समझेंगे। तो जब भी हमें बच्चों को शेप्स की, डायरेक्शन की नॉलेज देनी है तो अवसर देना हमेशा बहुत जरूरी है। अलग अलग शेप्स की चीजों से उन्हें परिचित कराना, उनको अनुभव कराना, ये बहुत जरूरी है, तभी बच्चे शेप्स के बारे में अवेयर होंगे। तो ऑप्शन 1 ए, सी और डी तीनों सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आज की हमारी क्लास जो है यहाँ पर एंड होती है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सीडीपी के, एसएसटी के, ईवीएस के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो क्लासेस भी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने पेपर तैयार करें, प्रैक्टिस करें, कहाँ पर आपको मुश्किल आ रही है, जिन क्वेश्चंस में आपको परेशानी आ रही है उन क्वेश्चंस को बार बार करने की कोशिश करें। कहीं पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखें, तो कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में हम आपके क्वेश्चंस भी शामिल करें। तो पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।